नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एसएससी एमटीएस 2021 की परीक्षा के लिए हम जो जनरल अवेयरनेस की मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे हैं उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा इसका जो पार्ट 4 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। पार्ट 4 में आज हम कुछ और बेहतरीन जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जो कि सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है बाबर को। किसको? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर के द्वारा जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन जो आपका है क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। किस प्रकार से बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी? तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। आप ध्यान दीजिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। किसके मध्य? तो बाबर और इब्राहिम लोदी, ये नाम आप याद रखिएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का जो पहला युद्ध था यह लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया तथा इसी के बाद जो है 1526 में बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। तो ये युद्ध आपको याद रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद जो बाबर था इसने और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय आपको मिलेगा कहाँ पे? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा केन्या के नैरोबी में। यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल से, केन्या की जो राजधानी नैरोबी है यहाँ पे आपको मिलेगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं रोम में किसका हेडक्वार्टर है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, आप याद देखिएगा FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम में। द हेग में किसका हेडक्वार्टर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। किसका? तो अंतर्राष्ट्रीय आपका जो न्यायालय है इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नीदरलैंड के द हेग में। गुड़गांव में किसका हेडक्वार्टर है? तो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर आपको हरियाणा यानी कि गुड़गांव में मिलेगा भारत में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। भारत में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हरियाणा के गुरुग्राम में। इसका क्या नाम है? तो ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो इन चारों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसको हम क्या कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसको हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। तथा इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश दिया था। तथा आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा महापरिनिर्वाण का उपयोग कब किया जाता है? तो महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी उसके संदर्भ में महापरिनिर्वाण का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे याद देखिएगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के लिए महापरिनिर्वाण का इस्तेमाल किया जाता है। तथा महापरिनिर्वाण के लिए जो प्रतीक चिन्ह है क्या लाया था बुद्ध में? क्या प्रतीक चिन्ह प्रचलित था? तो स्तूप का। तो महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया था तो उसके लिए जो प्रतीक चिन्ह है कौन सा इस्तेमाल में लाया था? तो स्तूप का। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा कैवल्य, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको कैवल्य कहा गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी सॉरी, रॉन्ग आंसर मैंने आपको बता दिया। कैवल्य नहीं होगा यहाँ पर, निर्वाण। यानी कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसको निर्वाण कहा गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, क्या कह रहा है देख लीजिए। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध ने तो अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, लेकिन उन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश किस जगह दिया था? तो श्रावस्ती। ये जगह आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध ने अपना जो सर्वाधिक उपदेश था इसको श्रावस्ती में दिया था। यानी कि सबसे ज़्यादा जो उपदेश थे महात्मा बुद्ध के वो श्रावस्ती में दिए गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है जो आपका दरबारी कवि था अमीर खुसरो, यानी कि अमीर खुसरो जो निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो जो है दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का। यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था अमीर खुसरो। तो ये नाम आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए। प्रश्न यहाँ पे हमारा है
जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर आपसे पूछी जा रही है। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत की जो कुल साक्षरता दर थी वह कितनी थी, तो लगभग आपका जो 74 कुछ प्रतिशत था। इसकी मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही है, तो इसको आप गूगल करके पता कर लीजिएगा, किसी बुक से आप देख लीजिएगा एग्जैक्ट जो इसका डेटा है उसको आप एक बार देख लीजिएगा। मुझे ख्याल से 74 समथिंग था कुछ इसका साक्षरता दर कुल भारत का 2011 के सेंसस के अनुसार। आप इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा इसको, तो इसे आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, लेबनान की राजधानी आपसे पूछी जा रही है। तो वर्तमान में लेबनान की राजधानी है बेरूत। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल से, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। लेबनान की राजधानी आपकी बेरूत हो जाएगी। यूएई की राजधानी आपकी अबू धाबी हो जाएगी। टर्की की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, अंकारा हो जाएगी। और साइप्रस की राजधानी आपको है निकोसिया। क्या है, तो साइप्रस की जो राजधानी वो है निकोसिया। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, दांडी यात्रा लगभग कितने दिन चली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपकी जो दांडी यात्रा थी कितने दिन चली थी, तो दांडी यात्रा जो आपकी थी यह चली थी लगभग 24 दिन। तो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को जो है दांडी मार्च को स्टार्ट किया गया था तथा महात्मा गांधी ने दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ा था। तो इससे आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसको किसके द्वारा लिखा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसको किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसको लिखा गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही है। राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसको लिखा गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्न में से किसने जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किया था। यानी कि जड़त्व का जो नियम था किसके द्वारा दिया गया था, तो जड़त्व का नियम दिया गया था गैलीलियो के द्वारा। यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, गैलीलियो। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्न में से किस उपकरण की सहायता से विद्युत प्रवाह को मापा जाता है। तो विद्युत प्रवाह को मापा जाता है अमीटर की सहायता से। यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, अमीटर की सहायता से विद्युत प्रवाह को मापा जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कोहरा निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण है। तो फॉग यानी कि कोहरा जो है एग्जाम्पल किसका, तो एरोसोल का। यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, एरोसोल का एग्जाम्पल है आपका कोहरा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारतमाला परियोजना है यह निम्न में से किससे संबंधित है। यानी कि किस इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है आपकी भारतमाला परियोजना। तो भारतमाला परियोजना को भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था राजमार्ग का विकास करने के लिए, राजमार्गों का यानी कि नेशनल हाईवेज को बनाने के लिए जो है भारतमाला परियोजना को शुरू किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि राजमार्गों से संबंधित है आपकी भारतमाला परियोजना। यहाँ पे आप देख रहे हैं भारतमाला परियोजना भारत सरकार की योजना है। जब प्रधानमंत्री थे उस समय नरेंद्र मोदी तब शुरू की गई थी 2015 में। तथा किस मंत्रालय के अंतर्गत यह आएगी आपकी, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसका क्रियान्वयन करता है तथा इसके मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक नाभिक के द्रव्यमान की संख्या होती है, आपको बताना है कितनी। तो एक नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। एक नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग होती है। यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि वह कौन सा हार्मोन है जो बौने पौधों के विकास में सहायक होता है। तो बौनों पौधों के विकास में सहायक हार्मोन को हम कहते हैं जिबरेलिन। यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। जिबरेलिन जो हार्मोन होता है यह बौनों पौधों के विकास में सहायक होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, चार्ल्स डार्विन ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया था, आपको बताना है। तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था, तो विकासवाद का सिद्धांत। यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है कि वह कौन सा हार्मोन है जो बीजों को सुप्त अवस्था में रखता है। आपको उस हार्मोन का नाम बताना है। तो बीजों को यानी कि सीड्स को सुप्त अवस्था में रखने वाला हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड। यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, एब्सिसिक एसिड। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कोशिका यानी कि सेल का कौन सा भाग प्रोटीन का संश्लेषण करता है, आपको बताना है। तो प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है राइबोसोम के द्वारा। यानी कि ऑप्शन आपका ए 100% सही। आप इसे ध्यान दीजिएगा। कोशिका का भाग होता है एक राइबोसोम, इसी के द्वारा जो है प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा, भारत का पहला ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल ब्रिज कौन सा आपसे आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का पहला यानी कि इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल जो ब्रिज है आपको मिलेगा रामेश्वरम तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। रामेश्वरम में भारत का पहला ऊर्ध्वाधर पुल बनाया गया है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, रामेश्वरम। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मोदी सरकार ने सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए कौन से मंत्रालय का गठन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, करंट अफेयर्स के ऐसे ही प्रश्न है। तो एक नए मंत्रालय का गठन किया गया जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है, तो हमारे जो गृह मंत्री हैं वर्तमान में अमित शाह, तो अमित शाह के पास ये मंत्रालय है वर्तमान में। तो सहकारिता मंत्रालय का नया गठन किया गया भारत सरकार के द्वारा, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। विश्व का जो तीसरा क्रिकेट स्टेडियम है सबसे बड़ा कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम आपको गुजरात में मिलेगा, तथा विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपको मिलेगा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, और तीसरा आपका जयपुर में बनाया जा रहा है। तीनों के बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, निम्न में से किसे जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था, यानी कि एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो JNK यानी कि जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल बनाया गया था गिरीश चंद्र मुर्मू को, लेकिन वर्तमान में ये हमारे CAG वर्तमान में है। तो अब वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के वो हैं मनोज सिन्हा। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, अगर पहला उपराज्यपाल पूछ ले आपसे जम्मू कश्मीर का तो वो आपका हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन वर्तमान में उपराज्यपाल पूछे जम्मू कश्मीर का तो आपका आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, तथा वर्तमान में जो गिरीश चंद्र मुर्मू है ये हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वर्तमान में LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष आपको मिलेगा MR कुमार, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल से, जो MR कुमार हैं ये वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष हैं, तथा जो LIC है ये अपना IPO भी लॉन्च करने वाली थी, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, 2020 टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपको पता होगा, मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में पढ़ाया भी था। तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, और मैरी कॉम हमारे मुक्केबाज हैं। तो ये दोनों लोग जो हैं उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक, यानी कि आपका A और B बिल्कुल सही हो जाएगा, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। वही अगर आपसे पूछ लेता समापन समारोह में कौन था, तो समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया। तो समापन समारोह में कौन था, उद्घाटन समारोह में कौन था, दोनों आपको याद रखना है। हाल ही में इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स को पीछे छोड़कर महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं। 100% आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इंग्लैंड की जो पूर्व कप्तान थी चार्लोट एडवर्ड्स, उनको पीछे छोड़कर महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं मिताली राज, यानी कि ऑप्शन आपका A बिल्कुल सही है, मिताली राज। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाल ही में थावर चंद गहलोत किस राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप ध्यान दीजिएगा, थावर चंद गहलोत जो है नए राज्यपाल बनाए गए आपके कहाँ के, तो कर्नाटक के, यानी कि ऑप्शन आपका जो B है बिल्कुल सही है। यहाँ पे जितने भी नए राज्यपाल बनाए गए उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में मंगूभाई छगन भाई पटेल, कर्नाटक के थावरचंद गहलोत, मिजोरम के हरिभाई कंबपति, हिमाचल प्रदेश के राजेंद्रन विश्वनाथन अल्लेकर, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य, झारखंड के रमेश बैस, हरियाणा के बंदारू दत्तात्रेय। तो इनके बारे में आपको याद रखना, आपके एग्जाम में MTS में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कल्पना चावला के बाद आपको बताना है, कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला कौन सी हैं। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला कौन सी बन गई हैं, तो शिरीषा बांदला। कल्पना चावला के बाद ये दूसरी भारतीय महिला हैं जो अंतरिक्ष में गई हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, शिरीषा बांदला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन B आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और हाल ही में पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री आपके बनाए गए हैं उत्तराखंड के, यानी कि ऑप्शन आपका A बिल्कुल से, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं पुष्कर सिंह धामी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, दिए गए विकल्पों में से सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला अर्धचालक आपको मिलेगा सिलिकॉन, यानी कि ऑप्शन आपका A 100% सही है, सिलिकॉन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है।
तो इसको हिंदी में हम कहते हैं व्यपगत का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को किसने दिया था? तो व्यपगत का जो सिद्धांत था इंग्लिश में इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। 16 अक्टूबर 1905 को जो है लॉर्ड कर्जन की तरह बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, विंबलडन चैंपियनशिप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो आप ध्यान दीजिएगा, विंबलडन का जो संबंध है आपको मिलेगा कहाँ पे? लॉन टेनिस। यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही, लॉन टेनिस से संबंधित आपकी विंबलडन चैंपियनशिप। तो आपसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, फुटबॉल की जो सबसे उच्च गवर्निंग संस्था फीफा है, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है। तो जर्मनी का जो म्यूनिक शहर है यहाँ पे आपको मिलेगा फीफा का हेडक्वार्टर, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। जर्मनी का जो आपका म्यूनिक शहर है, यहाँ पे आप सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप, यहाँ पे म्यूनिक नहीं आपका ज्यूरिक होगा। ज्यूरिक जो शहर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड में यह शहर है। तो ज्यूरिक शहर जो आपका स्विट्जरलैंड का है, यहीं पे आपको मिलेगा फीफा का हेडक्वार्टर। तो इसे आपको याद रखना है, स्विट्जरलैंड का जो ज्यूरिक शहर है यहीं पे जो है हेडक्वार्टर है आपका फीफा का। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। संसद संविधान में संशोधन किस प्रकार कर सकती है? तो उपयुक्त तीनों तरीकों से, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, सभी राज्यों की आधी सहमति से, विशेष बहुमत से, इन तीनों माध्यमों से जो है संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका 100% सही है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपीय कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपीय आपको मिलेंगे पुर्तगाली, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही, पुर्तगाली जो थे भारत में सबसे पहले आए थे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो